रखेंगे, इस मुद्दे पे बात रखेंगे, यही बोलते हुए सर को इनवाइट करें। थैंक यू। मैं जेएनयू का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो मैं एक्चुअली ज़ोर से बोलना नहीं जानता हूँ, मैं एक्चुअली, और मैं ज़्यादा लंबा बोलता भी नहीं हूँ, तो मैं, और अब तो माइक भी नहीं चाहता है कि मैं बोलूँ, तो मैं 3 सीधी बातें कहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ जो 3 साथी बैठे हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने के लिए, और जो है सबको रास्ता दिखाने के लिए इस देश में खासकर कि किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, और उस लड़ाई को लड़ते हुए नई जो चुनौतियाँ आई उनको कैसे जूझना है, उनके लिए नए किस तरह के तरीक़ों को ईजाद करना है, वो दिखाने के लिए जेएनयू की तरफ से, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले तो आप सबको बधाई। इसके अलावा मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कम शब्दों में कहूँ। पहली तो बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो किसान आंदोलन था जो पिछले 1 साल चला, उसकी एक पृष्ठभूमि है। वो ऐसा नहीं है कि किसानों की समस्याएं 1 साल पहले शुरू हुई और ये कानून ख़त्म होने के बाद से वो किसानों की समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। और वो जो पृष्ठभूमि थी उसमें जो एग्रेरियन क्राइसिस का जो मुद्दा है वो 1 साल से पुराना है, और वो मुद्दा अभी वैसा का वैसा खड़ा है जैसा वो 1 साल पहले था, और शायद उससे ज़्यादा ही विकट जो है वो मुद्दा अभी है। तो पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो नव उदारवाद, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो न्यू लिबरलिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके कारण जो खेती के ऊपर संकट आया है, वो संकट अभी भी है। उस संकट से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो जहाँ पर ये एक अभूतपूर्व जीत है, ये एकदम बहुत ज़बरदस्त लड़ाई किसानों ने लड़ी है, ये भी हमें याद रखना है कि जो खेती का संकट है और उसके जो मूल कारण हैं वो अभी भी वैसे के वैसे हैं, और उनसे आगे लड़ाई लड़ते रहने की ज़रूरत हमें अभी भी है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है, 2 मुद्दे हैं जो मैं समझता हूँ हमें समझने चाहिए, और उससे आगे हमें कैसे लड़ना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पहला मुद्दा तो है जो उदारीकरण की नीतियाँ हैं, उसके कारण से जो खेती में काम करने वाला बड़ा देश की जनसंख्या का हिस्सा है, उसको आमदनी बहुत कम होती है, और उस आमदनी कम होने के 2 कारण हैं, और वो दोनों कारण जो हैं इस उदारीकरण की नीति से जुड़े हैं। पहला कारण है खेती में जो लागत है उसका बढ़ना। अभी खाद को लेकर के एक बड़ा संकट गांव में, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा किस तरह से लोग जो है खाद को खरीदने के लिए लाइनें लग रही हैं, राइटिंग हो रहा है, और बहुत बड़ी समस्या जो है किसानों के लिए आई हुई है। ये बहुत सीधे जो है उदारीकरण की नीतियों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बीज जो है, अब किसानों को कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। जो पहले सुविधाएं किसानों को मिलती थी, सस्ती बिजली, सस्ता डीज़ल, और जो है बैंकों से कर्ज़ा, मशीन खरीदने के लिए कर्ज़ा, तकनीकी सुविधाएं, एक्सटेंशन सर्विसेज, वो पिछले 30 सालों में कमज़ोर करते वो ख़त्म हो गई हैं। तो जिस तरह से अब किसान कंपनियों पर निर्भर है, और सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज़, जो सपोर्ट मिलता था, उसको लगातार स्टेप बाय स्टेप उसको खींचा गया है, उसको हटाया गया है, उसके कारण से खेती में लागत का बढ़ना। और दूसरी तरफ से ये जो एमएसपी का मुद्दा है, जो अभी किसानों ने जो है उसको एकदम फोरग्राउंड किया है, उसको बहुत जो है मुख्य मुद्दा बना करके उसको आगे लड़ने की तैयारी है। वो क्या मुद्दा है कि पहली बात तो ये है कि सरकार कोई 23 फसलों के लिए एमएसपी को अनाउंस करती है, लेकिन खरीद जो है वो सिर्फ गेहूं और धान की होती है। बाकी 21 फसलों में वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो किस तरह से उसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा, उसका कोई नीति कभी रही नहीं है।
तो आप जो है मूंग का एमएसपी बताते हैं, उड़द का एमएसपी बताते हैं, बाजरे का, सरसों का एमएसपी अनाउंस करते हैं, लेकिन उसकी खरीद नहीं करते हैं। गेहूं और धान की जो खरीद भी है वो कुछ ही राज्यों में होती है, बाकी जगहों पर उसकी खरीद नहीं होती है। तो अगर उसकी खरीद की सुविधा किसानों को ऑप्शन नहीं है कि अगर एमएसपी क्या है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका अर्थ ये है कि अगर किसान मंडी में, बाज़ार में बेचने जाता है अपनी फसल और उसको एक मिनिमम दाम जो कम से कम उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिम्यूनरेटिवनेस उससे मिले, उससे उसकी एक मिनिमम आमदनी हो, अगर उसको वो दाम नहीं मिलता है तो उसको समर्थन सरकार देगी। तो वो समर्थन देने का क्या ज़रिया है, क्या तरीका है, वो सरकारी खरीद। तो वो सरकारी खरीद अगर नहीं होगी तो वो बेईमानी है। वो जो एमएसपी है वो सिर्फ नाम के लिए है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी एमएसपी अनाउंस कर दीजिए, वो C2 + 50% कर दीजिए, C2 + 80% कर दीजिए, अगर उसके ऊपर आप खरीद नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो जब तक वो कि किसान की कम से कम इतनी आमदनी हो, व्हाट इज़ दैट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, कि किसी किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो उस 1 एकड़ से कितनी आमदनी हो, उसका एक वैधानिक कोई अधिकार किसान को नहीं दिया जाएगा। उसको वो आमदनी आप किस तरह से मुहैया कराने को इंश्योर करेंगे, वो उसका कोई तरीका आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ एमएसपी को अनाउंस कर देना उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एमएसपी को स्टैट्यूटरी बनाने की डिमांड है, उसके रूट पर, उसके मूल जो बात है वो यह है कि किसान को अपनी ज़मीन पर साल भर मेहनत करने के बाद मिनिमम आमदनी कितनी हो वो सुनिश्चित करना, उसके ऊपर उसको एक स्टैट्यूटरी राइट बनाना कि हर किसान को कम से कम इतनी आमदनी मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करने की डिमांड है। तो पहला तो ये जो समझने की ज़रूरत है कि जो खेती से जुड़े हुए मुख्य समस्याएं हैं, वो समस्याएं जैसी थी वैसी ही अभी भी हमारे सामने हैं और उनके लिए अभी आगे और लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई मज़दूरों की भी है, ये लड़ाई छात्रों की भी है, ये लड़ाई अध्यापकों की भी है और ये लड़ाई हर काम करने वाले वर्ग की है। ये समझने की ज़रूरत है और इसको समझने के लिए ये जो आंदोलन जो अभी 1 साल तक चला है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इनफैक्ट ये बहुत इंस्ट्रक्टिव था कि इस लेसन का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो स्लोगन था वो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद स्लोगन जो है वो उभर करके आया। तो आई थिंक ये इस आंदोलन की एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है कि क्लास इश्यूज़ को लेकर के, वर्किंग क्लास यूनिटी को लेकर के एक आंदोलन को 1 साल भर के लिए लड़ा गया और उसको मुख्य जो है धुरी बना करके उस आंदोलन को लड़ा गया और उस आंदोलन को उस धुरी से किसी भी कीमत पर भटकने न देने के लिए जिस तरह से इस संयुक्त किसान मोर्चा ने काम किया वो सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ़ है और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है हमारे लिए सीखने के लिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जेएनयू छात्रों से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है और ये बात प्रगतिशील आंदोलन ने छात्रों को, और छात्रों से मेरा मतलब स्टूडेंट से नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए हमेशा से कही है दैट स्कॉलरशिप इन इंडिया नीड्स टू टर्न इट्स फेस टू द कंट्री साइड. We need to study the countryside. We need to understand how the farmers and the workers live. What is the economics of it? What is the sociology of it? What are their languages? What do they talk about? What are the terms they use to talk about things that matter in their lives? आप जो भी विषय पढ़ते हैं, और मैं सोच रहा था कि ये बात मैं जब कहूँगा तो मैं किसके लिए कहूँगा, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बात सीधी है और वो शायद जानते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है ये बात उससे कहीं दूर ज़्यादा व्यापक है। चाहे आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चाहे आप
एस्थेटिक्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे आप भाषा के विद्यार्थी हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टर्न आवर फेस टू द कंट्री साइड, टू टर्न आवर फेस टू वेयर द वर्कर्स आर, एंड आपके अपने विषय में उसका क्या मतलब है ये सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। मैं कोई 25 साल पहले जब अपने PhD के लिए फील्ड वर्क करने पश्चिम बंगाल में गया था, तो आई लिव देयर फॉर अबाउट 2 years इन द विलेज, एंड वो मैं एक परिवार के साथ रहता था, और जिस कमरे में रहता था उसमें 2 बिस्तर थे, एक मैं यूज़ करता था, एक उस परिवार का एक बेटा था जो उस समय 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो रहता था उस कमरे में। तो वो 12वीं क्लास में था उस समय पर, उसके 12वीं के एग्ज़ाम थे, और वो मार्च अप्रैल में 12वीं के एग्ज़ाम हो रहे थे, और ये बड़ी अजीब बात थी। और ये मैं शहर में पला बड़ा था, मैंने जो है इस तरह से गांव में पहले कभी रहा नहीं था। तो ये अनुभव कि इस पूरे देश में आखिरी सालाना परीक्षाएं जो होती हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में होती हैं। ये वो समय होता है जब गांव में कटाई का मौसम होता है, कटाई का सीज़न होता है। और अगर आप किसान परिवार से हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस समय आप कटाई में हिस्सा न दें। वो मतलब इतना काम होता है उस समय घर पर कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है परिवार का जो कटाई में ना जा कर के अपना योगदान करे। उस कटाई हो ही नहीं सकती है। हर वो कटाई होगी, थ्रेशिंग होगी, उस सारे काम में पूरे परिवार को योगदान देना होता है, और उस समय पर परीक्षाएं होती हैं। तो क्यों नहीं जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं वो ये समझते कि परीक्षाओं का समय मार्च अप्रैल नहीं होना चाहिए इस देश में। ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं हम इसलिए नहीं उठाते हैं कि जो शिक्षा पर काम करने वाले लोग हैं वो दे डोंट हैव द पल्स ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, कि इस देश के जो किसान हैं, इस देश के जो मजदूर हैं, वो क्या समस्याओं से रोज़ जूझते हैं, उसकी समझ हमें नहीं है। और क्योंकि वो नहीं है, इसलिए जो असली मुद्दे हैं जिससे किसान मजदूर देश का जूझ रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही मुद्दे उठा रहे हैं। भाषा, क्या भाषा है? जो लोग खेती में काम करते हैं वो क्या भाषा यूज़ करते हैं? मैं पश्चिम बंगाल में अपना PhD का फील्ड वर्क कर रहा था, और मैं बंगाली नहीं हूँ, मुझे बांग्ला नहीं आती थी, और मैंने गांव में जाकर के बांग्ला सीखी। तो जब मैं बांग्ला सीखी तो मुझे इस बात का बहुत गर्व था कि जो मैं बांग्ला बोलता हूँ वो गांव की बांग्ला है। जो शहर के बंगाली मेरे दोस्त थे वो भाषा नहीं जानते थे। उनको नहीं पता था कि जो धान की जो स्टबल जिसको कहते हैं, इनफैक्ट स्टबल वर्ड मैंने बाद में सीखा, जो स्टबल है उसको जब निकाला जाता है ज़मीन से, उसको क्या कहा जाता है बांग्ला में, जो मेरे बंगाली दोस्त थे वो नहीं जानते थे। और मुझे लगता है कि ये हमें विद्यार्थी, अगर आप भाषा के विद्यार्थी हैं तो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको वो भाषा समझने की ज़रूरत है, वो भाषा में लिखने की ज़रूरत है, वो कहानियाँ लिखने की ज़रूरत है, वो कविताएं लिखने की ज़रूरत है जो देश के किसान और मज़दूरों की भाषा है, और जो उनके कामों से, उनकी जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको बोलने की एक भाषा है जिस भाषा को हम नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है कि हमें एज स्कॉलर्स we need to turn our face towards that, we need to engage with that, and we need to learn that. So I think when we say that our struggles are common, you know, whether it is students or teachers or peasants or workers, they will become common if we actually join that, become part of their lives. We try and learn what their lives are about, and then that's, you see, it's not fault of peasants that JNU के में जब लड़ाई होती है तो वो हमारे साथ नहीं आते हैं। क्या है, हम कैसे जुड़े उनसे जा कर के? I think this is a question that we need to ask ourselves as scholars, and I think this is extremely important, and this is what I would like to urge to my students in the university, that as scholars, turn your face to the countryside, turn your face to workers. What you are going to do your PhD on, think about this. When you choose your topics, think about what this means in the discipline that you are working in. I will stop with that and end by congratulating my colleagues here. Thank you.